ध्वनिर्वर्णा पदम् वाक्यमित्यास्पद चतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादि भेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है शिक्षा शास्त्र विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम पाश्चात्य शिक्षा दर्शन में प्रकृतिवाद। ये कार्यक्रम M.Ed प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए प्रथम प्रश्न पत्र शिक्षा का दार्शनिक एवं सामाजिक स्वरूप के खंड 2 दार्शनिक विचारधाराएं एवं शिक्षा में उनकी भूमिका की दूसरी इकाई पर आधारित है। इस कार्यक्रम के विषय विशेषज्ञ और वार्ताकार हैं डॉक्टर महेश जैन। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया है अमर बहादुर यादव ने। तो आइए सुनते हैं शिक्षा शास्त्र विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम पाश्चात्य शिक्षा दर्शन में प्रकृतिवाद। साथियों, आज हम प्रकृतिवाद के संबंध में चर्चा करेंगे। प्रकृतिवाद वह दार्शनिक विचारधारा है जिसके अनुसार प्रकृति में ही सत्ता निहित मानी जाती है। प्रकृति ही चरम सत्य है। पश्चिमी दर्शन में इसका प्राचीनतम रूप हमें परमाणुवाद के रूप में मिलता है। परमाणुवाद का प्रवर्तन डेमोक्राइटस ने किया था। इसके अनुसार परमाणु ही अंतिम सत्य है। डेमोक्राइटस यह मानता था कि भारी परमाणु हल्के परमाणुओं की अपेक्षा शीघ्रता से नीचे गिरते हैं। इसका खंडन गैलीलियो ने किया। गैलीलियो ने प्रयोग द्वारा यह सिद्ध किया कि भारी एवं हल्के पदार्थ आकाश में एक ही गति से नीचे गिरते हैं। आधुनिक विज्ञान ने परमाणुवाद की मान्यताओं को असिद्ध कर दिया। आज वैज्ञानिक प्रकृतिवाद में शक्ति सिद्धांत को मान्यता देते हैं। प्रकृतिवाद की परिभाषा देते हुए जायसे ने लिखा है, प्रकृतिवाद वह विचारधारा है जिसकी प्रमुख विशेषता आध्यात्मिकता को अस्वीकार करना है, अथवा प्रकृति एवं मनुष्य के दार्शनिक चिंतन में उन बातों को स्थान देना है जो हमारे अनुभवों से परे नहीं है। J.S. रॉस के अनुसार प्रकृतिवाद एक ऐसा शब्द है जिसका शिक्षा संबंधी सिद्धांतों में उन शिक्षा प्रणालियों के लिए प्रयोग किया जाता है जो स्कूलों और पुस्तकों पर आधारित होने के बजाय शिक्षार्थी के वास्तविक जीवन को क्रियात्मक रूप में प्रभावित करने का प्रयास करती है। प्रकृतिवाद ने विश्व को अपने अलग ढंग से देखा है। प्रकृतिवाद विश्व को यंत्रवत मानता है। प्रकृति के नियम अपरिवर्तनशील हैं। प्राकृतिक घटनाएं कार्य कारण संबंध के आधार पर स्वतः घटित हो जाती हैं। इनके पीछे कोई प्रयोजन नहीं होता। प्रकृतिवाद की एक शाखा ऐतिहासिक प्रकृतिवाद के रूप में हमारे समक्ष आती है, जिसके अनुसार मानव जाति का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है और इस वर्ग संघर्ष का आधार अर्थ है। ज्ञान के संबंध में प्रकृतिवाद की धारणा एकदम अलग है। प्रकृतिवाद के अनुसार वास्तविक ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान ही होता है। परोक्ष ज्ञान विवादास्पद होता है। यहां मित्रों मैं आपको एक बात और स्पष्ट करना चाहूंगा कि ज्ञान को पूरे विश्व ने, पूरे दर्शनों ने, चाहे वो भारतीय हो चाहे वो पाश्चात्य हो, दो प्रकार से माना है।
एक ज्ञान होता है प्रत्यक्ष ज्ञान और एक ज्ञान होता है परोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान को भारतीय परंपरा अनुमान ज्ञान कहती है और पाश्चात्य दर्शन प्रत्यक्ष को ही ज्ञान मानता है, और प्रत्यक्ष को इस रूप में कि जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, माने 5 इंद्रियों के सहयोग से या 5 इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान होता है वह ज्ञान प्रत्यक्ष है, और एक ज्ञान हमारा अनुमान के आधार पर होता है। अनेक पदार्थों का हम केवल अनुमान कर सकते, उन्हें देख नहीं सकते। यहां से भी हम किसी की तस्वीर देखना चाहें, घर के अपने बच्चे की, अपने किसी भी साथी की, तो हम नहीं देख सकते, पर हमें अनुमान कर लेते हैं कि उनकी तस्वीर थी घर पर और हमने वो देखी हुई है। तो अब जो बाद का हमारा ज्ञान होगा वो हमारा अनुमान ज्ञान होगा। प्रकृतिवाद ये कहता है कि वास्तविक ज्ञान केवल प्रत्यक्ष ज्ञान ही होता है, वह प्रत्यक्ष ज्ञान हमें इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होता है। अतः प्रकृतिवाद अनुभववाद का समर्थन करता है। रूसो ने प्रत्यक्ष ज्ञान का सर्वाधिक समर्थन किया है। वास्तव में प्रकृतिवाद की अवधारणा रूसो ने ही डाली थी। भारतीय परंपरा में हम रविंद्रनाथ टैगोर को यह कह देते हैं कि वो प्रकृतिवादी थे, पर पाश्चात्य दर्शन की जहां तक बात है, रूसो ने इसको प्रारंभ किया और हर्बर्ट स्पेंसर ने इसको व्यापक रूप प्रदान किया। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार ज्ञान 3 प्रकार का होता है। पहला संगठित ज्ञान, दूसरा अंशतः असंगठित ज्ञान और तीसरा पूर्ण रूपेण संगठित ज्ञान। प्रकृतिवाद के 3 रूप प्रचलित हैं: भौतिक विज्ञान पर आधारित प्रकृतिवाद, जीव विज्ञान पर आधारित प्रकृतिवाद और यंत्रवाद। प्रकृतिवाद की भौतिक विज्ञान की शाखा में परमाणुवाद व शक्तिवाद का योगदान है। यह विचारधारा भौतिक विज्ञान द्वारा प्राप्त निष्कर्षों पर आधारित है। इसके अनुसार जड़ और चेतन में मौलिक भेद नहीं है। विकास के क्रम में जीवन व चेतना प्रकट हो जाते हैं। तात्पर्य यह है कि विकासवाद कहता है, जब हमें ऐसे लगने लगता है कि आत्मा कहां से आई हमारे शरीर के अंदर, वो ये कहते हैं कि आत्मा कोई अलग से तत्व नहीं है, ये तो भौतिक पदार्थों का इस रूप में विकास हुआ है कि वो अपने आप से एक कोई पदार्थ परिवर्तित होकर के आत्मा के रूप में आ गया। इसके लिए वो उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार से पान का पत्ता है, पान के पत्ते में हम चूना लगाते हैं, हल्दी वो कत्था लगाते हैं, इसके बाद उसका जब कलर निकलता है तो वो लाल रंग का हो जाता है। वे लाल रंग कहां से आया? तो वो कहते जिस तरीके से वो पान के पत्ते में अलग ढंग से नया रंग आ जाता है, उसी प्रकार से जब हमारा जो शरीर है, शरीर भी भौतिक तत्वों का बना हुआ हो और उसमें एक आत्मा नामक पदार्थ या जीव नामक पदार्थ या चेतना नामक पदार्थ स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है, वो कोई अलग से उत्पन्न उसको नहीं किया जाता। प्रकृतिवाद की यह शाखा जड़वादी है और शिक्षा का संबंध चेतना से सर्वाधिक है। अतः यह विचारधारा शिक्षा में विशेष योगदान नहीं दे पाती। प्रकृतिवाद की जीव विज्ञान की जो शाखा है, इसमें डार्विन के विकासवाद का सिद्धांत मुख्य है। डार्विन के विकासवाद में अकस्मात परिवर्तन, उपयोग तथा अनुपयोग द्वारा परिवर्तन, जो हमारे समर्थ व्यक्ति हैं, हम कहते हैं ना कि समर्थ व्यक्ति हमेशा जीवित रहता है, या जो हमारा एक्सिस्टेंस है कि जितनी हमारे अंदर सामर्थ्य होगी उतना हमारा अस्तित्व अच्छा होगा। डार्विन के विकासवाद में अकस्मात परिवर्तन, उपयोग तथा अनुपयोग द्वारा परिवर्तन, समर्थ का जीवित रहना, जिसको हम कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, अर्जित एवं मौलिक गुणों का आगे की पीढ़ी में संक्रमण, प्राकृतिक चुनाव, व्यक्ति व समूह का संग्राम आदि बातें मुख्य हैं। डार्विन से संयोग को बहुत अधिक महत्व प्राप्त हुआ है और आगे के समय की हम बात करें तो लामार्क ने भी विकासवाद की प्रगति में बहुत अधिक योगदान दिया है। लामार्क के सिद्धांतों में प्राणियों में के नानात्व, वातावरण एवं प्रयोग तथा अप्रयोग की बात मुख्य है। जीव विज्ञान पर आधारित प्रकृतिवाद बालक के मूल स्वभाव पर बल देता है। इसने शिक्षा में योगदान किया है। इसके अनुसार
वातावरण के प्रति अनुकूलन शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य है। ये जो वातावरण की जब बात चलती है कि जितना वातावरण अनुकूल होगा या वातावरण को अनुकूल बना देना, ये शिक्षा का मुख्य कार्य है। ये अवधारणा साथियों आज भी प्रचलित है और यह प्रकृतिवाद की जीव विज्ञान के आधारित या जीव विज्ञान पर आधारित प्रकृतिवाद की महत्वपूर्ण देन रही है। और वातावरण के प्रति अनुकूलन शिक्षा का कार्य ये प्रकृतिवाद द्वारा जीव विज्ञान के आधार पर ही प्रमाणित किया गया। जहां तक यंत्रवाद की बात है तो प्रकृतिवाद का यह रूप जगत को यंत्र के समान मानता है। जगत के पीछे ना कोई लक्ष्य है ना उद्देश्य। यह सब कार्य निरुद्देश्य रूप में यांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत होता रहता है। यंत्रवाद के प्रवर्तक लाप्लास और हर्बर्ट स्पेंसर थे। इनके अनुसार जगत और शरीर दोनों का कार्य यंत्रवत है। मनोविज्ञान में व्यवहारवाद यंत्रवादी दर्शन पर आधारित है। शिक्षा का कार्य प्रयोजन एवं उद्देश्य से प्रेरित होता है, अतः यंत्रवाद का योगदान शिक्षा में विशेष रूप से नहीं है। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है, मूलतः हमें इसको स्पष्ट करना पड़ेगा। अक्सर परीक्षा में भी यह प्रश्न पूछा जाता है कि प्रकृतिवाद शिक्षा को किस रूप में देखता है, या प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का स्वरूप क्या है। इस पर अब हम विचार करेंगे। बालक अनेक प्रकार की शक्तियों को लेकर इस संसार में आता है। दूसरे शब्दों में उसे प्रकृति से अनेक प्रकार की शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। इन शक्तियों का विकास उपयुक्त वातावरण में होता है। यदि वातावरण उपयुक्त ना हुआ तो प्रकृति दत्त शक्तियों का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। अतः बालक की प्रकृति दत्त शक्तियों का चरम विकास करने के लिए उपयुक्त वातावरण की रचना करना शिक्षा का उद्देश्य है। साथियों, मैं पुनः रिपीट करना चाहूंगा और इस बात को हम ध्यान में रखें कि संपूर्ण प्रकृतिवाद इस आधार पर चलता है, इस अवधारणा पर चलता है कि वातावरण को अनुकूलित कर देना। जिन परिस्थितियों में बालक रह रहा है, जिस वातावरण में बालक रह रहा है, उस वातावरण को अपने अनुकूल बना लेना, यही शिक्षा का उद्देश्य है। और यही प्रकृतिवाद कहता है कि शिक्षा मूल रूप से केवल इतना ही कार्य करती है कि वो वातावरण को अनुकूलित कर देती है। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वह है कि बालक की प्राकृतिक शक्तियों के विकास के क्रम में नैसर्गिक शक्तियों में संशोधन भी संभव होगा। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों के संशोधन को महत्वपूर्ण माना है। मूल प्रवृत्तियां कहलाती हैं इन्नेट आइडियाज, जो हमारी जन्मजात प्रवृत्तियां हैं। कुछ ऐसी प्रवृत्तियां हैं जो अनुचित भी हैं। उन प्रवृत्तियों को संशोधित करना, उन प्रवृत्तियों को सुधारना ही प्रकृतिवाद का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। डार्विन के अनुसार बालक को जीवन संग्राम के लिए योग्य बनाना शिक्षा का उद्देश्य है। मैं पुनः इसको दोहरा रहा हूं। डार्विन के अनुसार बालक को जीवन संग्राम के लिए योग्य बनाना शिक्षा का उद्देश्य है। अब दो चीजें हमारे सामने आ गई। अभी हम यह चर्चा कर रहे थे कि वातावरण को अनुकूलन कर देना यह शिक्षा का उद्देश्य है। यहां हमने बात कही कि जीवन संग्राम के लिए योग्य बना देना यह शिक्षा का उद्देश्य है। दोनों बातें आपस में मिलती जुलती ही हैं। जो जीवन संग्राम वातावरण से अनुकूलन का ही सिद्धांत है। लामार्क ने वातावरण के प्रति अनुकूलन को महत्व दिया है और डार्विन ने जीवन संग्राम के लिए योग्य बनाना शिक्षा का उद्देश्य माना है। शिक्षा का उद्देश्य नहीं है कि बालक के मस्तिष्क में अनेक तथ्यों को बाहर से ठूंसा जाए। इसका उद्देश्य यह होना चाहिए कि बालक स्वतंत्र रूप से अपनी नैसर्गिक क्षमता का अधिकतम विकास कर सके। प्रकृतिवाद के अनुसार पाठ्यक्रम का स्रोत प्रकृति है। हम प्रकृतिवाद के अनुसार पाठ्यक्रम पर यदि चर्चा करें
और हमें विचार करें कि वास्तव में यदि प्रकृतिवाद केवल बाहरी प्रकृति से संबंधित है तो इसका पाठ्यक्रम क्या रहेगा। यहां एक चीज मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि प्रकृतिवाद का अर्थ ये नहीं है कि हम कहीं बाहर जाकर के और पेड़ के नीचे यदि हमने पढ़ाई शुरू कर दी तो हम प्रकृतिवाद में पहुंच गए, या हम बगीचे में जाकर के बैठ गए तो प्रकृतिवाद आ गया। इसका प्रकृति से कोई संबंध नहीं है। प्रकृति का अर्थ स्वतंत्रता से है। बालक में स्वतंत्रता आए, बालक के विचारों में स्वतंत्रता आए, यह प्रकृतिवाद का उद्देश्य है। वातावरण के प्रति वो अपने आप को अनुकूलन कर ले, यह प्रकृतिवाद का उद्देश्य है। जीवन संघर्षों के प्रति वो सचेत हो सके, यह प्रकृतिवाद का उद्देश्य है। तो तदनुसार उसका पाठ्यक्रम रहेगा। प्रकृतिवाद के अनुसार पाठ्यक्रम का स्रोत प्रकृति है। प्रकृति के विषय में जानकारी प्राप्त करना प्रत्येक बालक के लिए आवश्यक है। प्रारंभ में बालक को पढ़ना लिखना सिखाने की अपेक्षा खेलना कूदना दौड़ना आदि सिखाना चाहिए। साथियों, यहां यह ध्यान रखना कि जब हम परीक्षा में लिखते हैं इस बात को तो सामान्यतया हम यह कहते हैं कि सबसे पहले बच्चे को सुनाना चाहिए, सुनने के बाद बच्चा बोलेगा, बोलने के बाद पढ़ेगा और पढ़ने के बाद लिखेगा। ये 4 क्रम चलते हैं। प्रकृतिवाद कहता है ऐसा नहीं है। बच्चे को आप इन चारों से पहले मुक्त कीजिए, उसको खेलना कूदना दौड़ना आदि सिखाएं ताकि उसकी इंद्रियां बलशाली हो सके। पुस्तकों से बालकों को प्रारंभ में बचाया जाए। इस समय इंद्रिय शिक्षण पर बल रहेगा। बौद्धिक शिक्षा, पुस्तकीय शिक्षा, लिखना पढ़ना, नैतिक शिक्षा आदि को किशोरावस्था एवं इसके बाद प्रारंभ करना चाहिए। प्रकृतिवादी पाठ्यक्रम बड़ा पाठ्यक्रम होता है और बहुत विस्तृत होता है। इसमें क्रियाओं एवं कौशलों को स्थान दिया जाता है और इसका संबंध जीवन से होता है। असंबद्ध एवं अनुपयोगी विषयों को पढ़ाने का समर्थन प्रकृतिवाद नहीं करता है। नियमित पढ़ाई बहुत बाद में प्रारंभ होनी चाहिए। बाद में सैद्धांतिक ज्ञान भी छात्रों को दिया जाएगा। शिक्षण विधियों के संबंध में प्रकृतिवाद की यह अवधारणा है। प्रकृतिवाद द्वारा समर्थित शिक्षण विधि का केंद्र बालक है। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षण विधि बालक के लिए होनी चाहिए, ना कि बालक शिक्षण विधि के लिए हो। कहने का तात्पर्य यह है कि बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। बाल केंद्रित में सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि शिक्षक यह मान करके चले कि बालक में भी ज्ञान है। जब हम शिक्षक केंद्रित विधि कर देते हैं तो एकमात्र शिक्षक जानता, ऐसे प्रतीत होता है कि जैसे शिक्षक को सब कुछ आता है और बच्चे कुछ नहीं जानते हैं। बच्चे एक दूसरे की ओर पीठ करके बैठे रहते हैं। शिक्षक बोलता रहता है और बच्चे केवल एक श्रोता के रूप में, पैसिव रूप में वो बैठे रहते हैं। जबकि वास्तव में बाल केंद्रित शिक्षा कहती है कि एक्टिव बच्चे को होना चाहिए। शिक्षक केवल दर्शकों के रूप में वो शामिल रहे और जहां बच्चे को आवश्यकता है वहां वह उनकी समस्या का निराकरण करे। प्रकृतिवाद द्वारा समर्थित शिक्षण विधि का केंद्र बालक है। प्रकृतिवादी के अनुसार शिक्षण विधि बालक के लिए होनी चाहिए, ना कि बालक शिक्षण विधि के लिए हो। शिक्षण विधि में क्रियाओं की प्रधानता होनी चाहिए क्योंकि बालक प्रारंभ में क्रियाशील होता है। पाठन विधि में बालक की रुचियों का भी ध्यान रखना चाहिए। रुचि के आधार पर बालक बड़ी से बड़ी क्रिया को भी सरलता से कर जाता है। रुचि से उद्भूत प्रयत्न बालक के लिए अधिक लाभप्रद होता है। छात्रों की रुचियों का ध्यान रखने के लिए बालक को पर्याप्त स्वतंत्रता के सिद्धांत का प्रकृतिवाद समर्थन करता है। प्रकृतिवाद पुस्तकीय शिक्षा का विरोध करता है और बालक के विकास के क्रम में शिक्षण विधि को नियोजित करने का परामर्श देता है। प्रकृतिवादी शिक्षण विधि बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। इसमें बालक की सहज क्रियाओं को संशोधित करने का प्रयास किया जाता है। इसमें सामूहिक शिक्षण पर अधिक बल न देकर व्यक्तिगत शिक्षण पर बल दिया जाता है।
ऐसी स्थिति में प्रश्न उत्पन्न होता है कि शिक्षक क्या करेगा। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षक का क्या स्वरूप है, शिक्षक की कक्षा में क्या भूमिका है। यदि हम बाल केंद्रित शिक्षा कर देंगे, बच्चों को ही एक्टिव बना देंगे, तब फिर शिक्षक की आवश्यकता ही कहां बच जाती है। इस संबंध में प्रकृतिवाद की विचारधारा समझना आवश्यक है। प्रकृतिवादी शिक्षा योजना में अध्यापक का स्थान नगण्य है। नगण्य माने अत्यंत कम है। यह मात्र दर्शक है। उसका काम शिक्षा रूपी रंगमंच पर अभिनेता का ना होकर मार्गदर्शक का है। अभिनेता तो हमारे बच्चे रहेंगे, वह केवल मार्गदर्शक के रूप में बच्चों को गाइड करेगा कि तुम्हें कब क्या करना है। बच्चे अपने आप से करते रहेंगे। जहां उसे लगेगा कि बच्चे सही दिशा में नहीं जा रहे हैं, वहां वह दिशा निर्देशन करे। केवल प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षक का इतना ही कार्य है। वह सदा पर्दे के पीछे ही रहता है। उसकी नीति बालक एवं प्रकृति के कार्य में हस्तक्षेप न करने की नीति है। वह कृत्रिमता का विरोधी है। प्रकृति की ओर लौटो के सिद्धांत को वह मूर्त रूप देने वाला है। वह निरीक्षक की भांति बालक के विकास को देखता रहता है और बाधाओं को हटा देता है, किंतु अपनी ओर से वह कुछ देता नहीं। प्रकृतिवादी अध्यापक छात्रों के विकास में सहायक होता है, विकास नहीं करता है। मैं पुनः इसको दोहराना चाहता हूं। प्रकृतिवादी अध्यापक छात्रों के विकास में सहायक होता है, विकास नहीं करता है। वास्तविक शिक्षिका प्रकृति है। अध्यापक प्रकृति के कार्य में सहायता मात्र करता है। अब यहां पुनः प्रश्न उत्पन्न होता है कि जब शिक्षक कुछ कार्य नहीं करेगा, एक दर्शक के रूप में क्लास में बना रहेगा, बाल केंद्रित शिक्षा चलती रहेगी, तो ऐसे में बच्चे अनुशासन में कैसे रह सकेंगे। प्रकृतिवाद में प्राकृतिक परिणामों के आधार पर अनुशासन की स्थापना की धारणा निहित है। हर्बर्ट स्पेंसर ने इसी सिद्धांत का समर्थन किया है। हर्बर्ट स्पेंसर यह कहता है कि यदि प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो प्रकृति अपने आप हमें दंड देती है। दंड देने में अध्यापक को पहल करने की आवश्यकता नहीं है, किंतु प्राकृतिक परिणामों की बड़ी आलोचना भी की जाती है। प्रकृति में विवेक शक्ति नहीं है और इसके निर्णय कभी कभी बड़े गलत साबित होते हैं। ऐसी दशा में प्रकृति के ऊपर न्याय एवं दंड की बात छोड़ देना खतरे से खाली नहीं है। यदि एक बच्चे के लिए, जैसे मान लीजिए शिक्षक ये नहीं बताता है कि अग्नि में हाथ डालने पर वो जलेगा, और बच्चा यदि उस चीज का स्वयं अनुभव करता है तो उसका तो हाथ जल जाएगा, उसके बाद फिर शिक्षक की भूमिका क्या बचती है। पर हर्बर्ट स्पेंसर का कहना यह है कि प्रकृति जो हमें दंड दे रही है वो एक स्थायी रूप में दंड देती है और बच्चा उससे हमेशा के लिए सीखेगा। बच्चे को स्वयं करके सीखने दिया जाए, पृथक से अनुशासन की स्थापना ना की जाए। विद्यालय के संबंध में प्रकृतिवाद कहता है कि विद्यालय को प्राकृतिक वातावरण में होना चाहिए। विद्यालय के आसपास वृक्ष, लता, पुष्प आदि के होने से अच्छा रहता है। वायु तथा प्रकाश की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। विद्यालय में छात्रों को नियमों की कठोरता में नहीं रखना चाहिए। व्यवस्था स्वतंत्रता पूर्ण एवं लचीली हो। छात्रों को समय विभाग चक्र के बंधन में भी अधिक नहीं रखना चाहिए। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार हम विद्यालय में बच्चों को विभिन्न प्रकार के बंधनों में बांध देते हैं, प्रकृतिवाद कहता है कि समय विभाग चक्र तक से बच्चे के लिए आप मुक्त कर दीजिए। बच्चे को स्वतंत्रता से सोचने दीजिए, स्वतंत्रता से खेलने कूदने की आजादी दीजिए, तभी बच्चा अपनी इंद्रियों का पूर्ण विकास कर सकता है। अब हम प्रकृतिवाद की कुछ प्रमुख विशेषताओं पर विचार करेंगे। परीक्षा में अक्सर यह प्रश्न आता है, प्रकृतिवाद की प्रमुख विशेषताओं को बतलाते हुए प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। प्रकृतिवाद की प्रमुख रूप से 6 विशेषताएं हैं। नंबर 1,
प्रकृति की ओर लौटो। पहली विशेषता प्रकृतिवाद की यही है कि हम प्रकृति की ओर वापस लौट करके आए। सभ्यता एवं संस्कृति के नाम पर हम बालक को कृत्रिमता प्रदान कर देते हैं और उसे कृत्रिम वातावरण में रहने का आदी बना देते हैं। अतः शिक्षा का लक्ष्य बालक को पुनः प्रकृति की ओर लौटने की प्रेरणा देना होना चाहिए। तात्पर्य यह है कि यदि बच्चा प्रकृति से हटेगा तो जो ज्ञान हम उसे देना चाहते वो नहीं दे पाएंगे। इसलिए हमारी शिक्षण विधि सरल होनी चाहिए, कृत्रिम साधनों को त्याग देना चाहिए, छात्रों को यथार्थ का सामना करने की योग्यता देनी चाहिए और सीखने की क्रिया में स्व अनुसंधान पर बल होना चाहिए। प्रकृतिवाद की दूसरी विशेषता है पुस्तकीय ज्ञान पर निर्भर मत बनने दें। प्रकृतिवादी शिक्षा की इस विशेषता के अंतर्गत पुस्तकीय ज्ञान पर बच्चा सदा निर्भर न रहे, यह ध्यान रखा जाए। शब्द प्रमाण ही मुख्य नहीं है, प्रतीक को यथार्थ से संयुक्त होना चाहिए। पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा या पुस्तकीय जीवन की अपेक्षा वास्तविक क्रियात्मक जीवन बिताना चाहिए। यानी बच्चे में यह भावना आ जाए कि केवल किताबों में ही सब कुछ नहीं लिखा हुआ है, उसे स्वयं अनुभव करने दिया जाए। प्रकृतिवाद की तीसरी मुख्य विशेषता है भावात्मक शिक्षा का विरोध। तात्पर्य यह है कि बालक को भावात्मक शिक्षा देने की अपेक्षा अभावात्मक शिक्षा देनी चाहिए, जिससे वह समाज के दुर्गुणों से स्वयं को बचा सके। यह निषेधात्मक शिक्षा प्रचलित परंपरा का विरोध करने का साहस प्रदान करेगी। प्रकृतिवाद की चौथी विशेषता है बालक को स्वतंत्रता दो। प्रकृतिवादी शिक्षा में बालक की स्वतंत्रता पर अत्यधिक बल है। प्रकृति से अलग हटना परतंत्रता का चिन्ह है। स्वतंत्र वातावरण में बालक के व्यक्तित्व का विकास भली प्रकार होता है। स्वतंत्रता ही सभी सद्गुणों का आधार है, अतः बालक को अधिकाधिक स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। प्रकृतिवाद की पांचवी विशेषता है शिक्षा को प्रगतिशील बनाओ। प्रकृतिवादी हमें यह प्रेरणा देता है कि शिक्षा को प्रगतिशील बनाया जाए। बालक के विकास के क्रम में आयु का ध्यान रखकर शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए और इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि बालक की आयु के अनुसार शिक्षा में भी प्रगति होती जाए। प्रकृतिवाद की छठवीं और आखिरी विशेषता है शिक्षा को बाल केंद्रित बनाओ। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन प्रकृतिवाद ने सबसे अधिक किया है। बालक की नैसर्गिक शक्तियों का पता लगाकर उसी के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। बालक की रुचि एवं योग्यता के अनुसार ही शिक्षा का नियोजन होना चाहिए। शिक्षा की प्रत्येक क्रिया बालक को ध्यान में रखकर बनाई जानी चाहिए। इस प्रकार साथियों, प्रकृतिवाद की जो महत्वपूर्ण देन रही है वह है आधुनिक समय की कृत्रिमता की बुराइयों की ओर लोगों का ध्यान प्रकृतिवाद ने आकृष्ट किया। बालक को स्वतंत्रता प्रदान करने की बात करके एवं बाल केंद्रित शिक्षा की बात करके प्रकृतिवाद ने शिक्षा के सिद्धांत में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बालक की नैसर्गिक क्षमताओं की ओर लोगों का ध्यान प्रकृतिवाद ने ही आकृष्ट किया है। समाज में स्वतंत्रता एवं समानता का उद्घोष प्रकृतिवाद में ही मिलता है। प्रकृतिवादी शिक्षा सरल प्राकृतिक नियमों पर आधारित है और कृत्रिम शिक्षा विधि का इसमें विरोध है। इस प्रकार प्रकृतिवाद ने आधुनिक शिक्षा को प्रभावित अवश्य किया है। आज अनेक शैक्षिक तथ्य प्रकृतिवाद के कारण सर्वमान्य हो गए हैं। बालक की रुचि एवं योग्यता का ध्यान रखना, उसे पर्याप्त स्वतंत्रता देना, शिक्षण विधि में क्रियात्मकता लाना, खेल द्वारा शिक्षण देना, प्राकृतिक प्रांगण में विद्यालय की स्थापना करना, पुस्तकीय शिक्षा पर अधिक बल न देना आदि बातें शिक्षा में साधारण सिद्धांत के रूप में स्वीकृत हैं, किंतु यह स्वीकृति प्रकृतिवादी आंदोलन के अभाव में संभव नहीं तो कठिन अवश्य थी। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे शिक्षा शास्त्र विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम पाश्चात्य शिक्षा दर्शन में
प्रकृतिवाद। कार्यक्रम के विषय विशेषज्ञ और वार्ताकार थे डॉक्टर महेश जैन। निवेदिका थी अनुराधा। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा निर्मित किया गया।